Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important topics related to sociology optional dear friend और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक जो सोशोलॉजी से रिलेटेड है, इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। और जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया दोस्तों कि इन दिस प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज दीज एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपकी इस प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन बनाने का कार्य करते हैं। और उसी सीरीज में दोस्तों जहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 11 की एनसीईआरटी को, ऑलरेडी हम इसके 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चैप्टर 3 हमने आपके साथ स्टार्ट किया था जिसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डियर फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 दैट डील्स विद अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनकी यूटिलिटी क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारी बातों को दोस्तों हम आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए पर्पस ऑफ दीज क्लासेस आर वेरी सिंपल डियर फ्रेंड। पर्पस यही है कि एज ए फ्रेशर आप इस सब्जेक्ट को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज लेक्चर्स दैट वी आर डूइंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म डियर फ्रेंड। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी सब्जेक्ट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में सोशोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के बारे में जहाँ पर हमने ये बिगिनर्स के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने का डिसाइड किया दोस्तों। हम आपके साथ कवर कर रहे हैं इन बेसिक एनसीईआरटीज को, हम आपके साथ कवर कर रहे हैं हॉर्लुम्बस की ये जो बुक है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन सोशोलॉजी, और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर भी आपके साथ रेगुलर सेशंस किए जाएं कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाए सोशोलॉजी में, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता सोशोलॉजी में, उसे भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिगिनर दोस्तों। जब बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की तो मैंने आपके साथ स्टार्ट की है ये बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी जो क्लास 11 की बुक है दोस्तों। ऑलरेडी हम सोशोलॉजी एंड सोसाइटी का चैप्टर, बेसिक टर्म्स कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी कवर कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमने आपके साथ स्टार्ट किया था दोस्तों एंड ऑलरेडी चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ कवर कर चुका हूँ, जहाँ पर हमने आपके साथ बात की थी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, दैट इज फैमिली डियर फ्रेंड। मैरिज के बारे में हमने डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट किया था और हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज। और जब हम आपके साथ बात कर रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज, तो हमने बताया था कि मैरिज क्या है, एक सोशली सैंक्शन कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 एडल्ट ऑफ अपोजिट सेक्स फॉर हैविंग socially legitimate sexual relation dear friend. So that is how we have defined marriage dear friend. हाँ, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो मैरिज का पर्पस होता था दैट वाज फॉर हैविंग योर चिल्ड्रेन, हैविंग योर ओन प्रोजेनी। आज की सोसाइटी में लोग मैरिज करते हैं फॉर इफेक्टिव कंपेनियनशिप, फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड फॉर अदर रीजन्स डियर फ्रेंड। सो अब हम आपके साथ बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, मैरिज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपके साथ देखिए पहले भी बात की कि जब हम बात करते हैं मैरिज के टाइप्स के तो ब्रॉडली 2 तरह की मैरिजेस की बात की गई है, मोनोगैमी के बारे में और पॉलीगैमी के बारे में दोस्तों। मोनोगैमी का मतलब यह है कि व्हेन अ पर्सन इज मैरिड टू 1 पार्टनर, 1 स्पाउस, दैट इज नोन एज मोनोगैमी। एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन इज मैरिड टू 1 पार्टनर, 1 स्पाउस, दैट इज मोनोगैमी। और ये मोनोगैमी देखिए 2 तरह की हो सकती है, स्ट्रेट मोनोगैमी भी हो सकती है, होल लाइफ you have been married to only 1 partner dear friend, that is straight monogamy। या ये सीरियल मोनोगैमी भी हो सकती है कि किसी भी टाइम पर अपनी लाइफ में आप किसी एक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, बट इन दिस मैनर यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर। डिवोर्स के बाद आप फिर से रीमैरिज कर सकते हैं, पार्टनर की डेथ के बाद आप फिर से रीमैरिज कर सकते हैं। सो ये है सीरियल मोनोगैमी, व्हेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ you are married to 1 partner, that is serial monogamy. When whole life you have been married to a single partner, that is straight monogamy. भारत जैसे पारंपरिक समाज में इंडिया एक ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है दोस्तों, और जनरली यहाँ पर ये पाया गया है कि ट्रेडिशनली women दे प्रैक्टिस स्ट्रेट मोनोगैमी दोस्तों।
भारत में ऐसा देखा गया पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप में, कि कई बार हस्बैंड की डेथ के बाद भी जो विडो होती हैं उनके लिए रीमैरिज के जो चांसेस थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, पहले तो अवेलेबल ही नहीं थी। आज की डेट में लीगली भी अवेलेबल है, सोशली भी अवेलेबल है, बट इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो ट्रेडिशनली इन इंडियन सोसाइटीज़ में जो मेन थे उनमें सीरियल मोनोगैमी प्रैक्टिस थी, बट फीमेल्स के लिए दोस्तों स्ट्रेट मोनोगैमी की ही बात की जाती है। उसी तरह से पॉलीगैमी भी एक फॉर्म ऑफ मैरिज है, इसमें वन पर्सन और वन इंडिविजुअल इज मैरिड टू मल्टीपल पार्टनर। डियर फ्रेंड, आप एक पुरुष हैं या आप एक महिला हैं, अपनी लाइफ में आप एक से ज़्यादा स्पाउस या पार्टनर के साथ मैरिज करते हैं, ये पॉलीगैमी दोस्तों। और पॉलीगैमी भी यहाँ पर बताया गया है दैट इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देयर कैन बी पॉलीएंड्री व्हेन ए वुमेन इज मैरिड टू more than one male partner, or there can be polygyny when a male member is married to more than one female partner, that is known as polygyny. So monogamy, you are married to one spouse, one partner, it can be straight, it can be serial. Polygamy, when a person is married to more than one partner, there can be polygyny, there can be polyandry. I hope this thing you people are able to understand. These are the different forms of marriage जो कि इस एनसीईआरटी बुक में मेंशन है दोस्तों। देखिए, इन सारे टॉपिक्स को हम इन एनसीईआरटी बुक के थ्रू ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मोनोगैमी पर, पॉलीएंड्री पर, पॉलीजीनी पर बहुत सारी बातें की जाती हैं दोस्तों, की जा सकती भी हैं, पर हम बेसिकली जो चीज़ें इस एनसीईआरटी बुक में मेंशन है उन्हें आपके साथ कवर कर रहे हैं। भारत में बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आपको पॉलीगैमी अभी भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो मैरिजेज हैं दोस्तों, इनको लेकर बहुत सारे देखिए जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहले क्या होता था कि देखिए भारत में पारंपरिक रूप से अरेंज मैरिजेस होती थी। क्या होती थी? अरेंज मैरिजेस होती थी। बहुत सारे रूल्स होते थे, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस होते थे मैरिज को लेकर दोस्तों। पहले जो मैरिजेस होती थी उसमें फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ये सब इन्वॉल्व होते थे, और सोशल कनेक्शंस के थ्रू, जो सामाजिक जो आपके संबंध होते थे उनके थ्रू मैरिजेस होती थी दोस्तों। जनरली फैमिली के इंटरफेरेंस से मैरिजेस होती थी। अनलाइक वेस्टर्न सोसाइटी, जहाँ पर जो एडल्ट लोग होते हैं अपनी पर्सनल चॉइस से अपने मेट का सिलेक्शन करते हैं, पारंपरिक भारतीय समाज में, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में ये जो मैरिजेस होती थी ये फैमिली के इंटरफेरेंस से, रिलेटिव के इंटरफेरेंस से, सोशल कनेक्शंस के थ्रू होती थी। तो बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशंस भी होते थे। तो यहाँ पर बोलने कि देखिए जो डिसीजंस होते थे रिगार्डिंग मेट सिलेक्शन के, अनलाइक वेस्टर्न सोसाइटी जहाँ पर जो एडल्ट पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी एक पर्सनल चॉइस होती है। पीपल दे सेलेक्ट देयर मेट एज पर देयर ओन पर्सनल चॉइस। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत एक ट्रेडिशनल सोसाइटी रहा हुआ है दोस्तों। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, पर तो भी भारत में यही था कि जो मैरिजेस होती थी दोस्तों वो पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के इंटरफेरेंस होती थी, और एक कहने का मतलब ये है कि फैमिली इन्वॉल्व होती थी आपके मेट सिलेक्शन के प्रोसेस में। फिर बहुत सारे इलेबोरेट रूल्स होते थे। रूल्स क्या होते थे? कास्ट इंडोगैमी लोग प्रैक्टिस करते थे, गोत्र एक्सोगैमी लोग प्रैक्टिस करते थे। कास्ट इंडोगैमी मीन्स पर्सन वॉज सपोज टू मैरी विद इन हिज और हर ओन कास्ट। मतलब जो मैरिज होगी वो एक कल्चरली डिफाइंड ग्रुप के अंदर होगी। आपको जो मेट सिलेक्शन करना है इस ग्रुप के अंदर ही करना है। दैट वॉज इंडोगैमी। सिमिलरली एक्सोगैमी का मतलब ये है कि ए पर्सन इज सपोज टू मैरी आउटसाइड हिज और हर कल्चरली डिफाइंड ग्रुप्स। तो वो जो ग्रुप है उसके बाहर आपको मैरिज करनी है, ग्रुप के अंदर मैरिज करनी है। ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी में कास्ट इंडोगैमी हम प्रैक्टिस करते थे, गोत्र एक्सोगैमी प्रैक्टिस की जाती थी। आज की डेट में इनमें से बहुत सारे रूल्स बदल रहे हैं, बट आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब कास्ट इंडोगैमी नहीं होती? क्या अब गोत्र एक्सोगैमी नहीं होती? विलेज एक्सोगैमी नहीं होती? सोसाइटी बदली है दोस्तों। बट अभी भी अगर आप देखें, न्यूज़पेपर में आप देखें या बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उन्हें आप देखें, तो जो मैट्रिमोनियल एड्स हैं दोस्तों अभी भी कास्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो अभी भी लोग कास्ट इंडोगैमी को प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। हालांकि लीगली स्पीकिंग आप कास्ट के बियॉन्ड जाकर भी मैरिज कर सकते हैं। सो गोत्र एक्सोगैमी के साथ साथ यहाँ पर बात की गई है विलेज एक्सोगैमी। डियर फ्रेंड, कि नॉर्थ इंडिया में जनरली ऐसा पाया जाता है
कि आपको अपने विलेज से बाहर जाकर शादी करनी पड़ती है, क्योंकि सामान्यतः से जनरली ऐसा माना जाता है कि विलेज के जो बॉयज़ जो गर्ल्स हैं ऑफ सेम एज ग्रुप, दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। और इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में आप पाएंगे अनलाइक साउथ इंडिया। देखिए साउथ इंडिया में क्या होता है कि प्रेफरेंशियल मैरिज का कॉन्सेप्ट है। कई बार आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में ही मैरिज अलायंस करते हैं, इससे मैरिज से फैमिली की जो सॉलिडेरिटी होती है मजबूत होती है दोस्तों। पर नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जनरली यू मैरी फार फ्रॉम फैमिली डियर फ्रेंड। हाँ, आप जो डॉटर्स की मैरिज करते हैं काफ़ी दूर करते हैं, या जो लोग अपने सन की मैरिज करते हैं 7 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड, 5 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड, इसके बियॉन्ड जाकर आप मेड का सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह की बातें देखिए जनरली पाई जाती हैं कि डॉटर्स आर मैरिड फार अवे फ्रॉम होम, जिससे जनरली जिस घर में आपकी डॉटर की मैरिज हो वहाँ पर आपका ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, इस तरह से मैरिजेस की जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंडेड, यहाँ पर क्या होता है एक्सटेंडेड किनशिप होती है, काफ़ी दूर जाकर आप मैरिजेस करते हैं। साउथ इंडिया में आप कई बार अलायंस अप्रोच करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर ही आप क्या करते हैं मैरिजेस करते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस रिलेटेड टू रूल्स रिलेटेड टू मैरिज। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, वर्क के बारे में, सोशोलॉजी ऑफ वर्क, और आप इसे इकोनॉमिक सोशोलॉजी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ये जो सोशोलॉजी ऑफ वर्क है या इकोनॉमिक सोशोलॉजी है, इसमें इस एनसीईआरटी बुक में वर्क को डिफाइन किया गया है। देखिए वर्क के बारे में एक आइडिया आपको पहले से भी होगा दोस्तों। अगर आपने बचपन में फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो आप समझते हैं कि वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही आपका एक कॉन्सेप्ट है किसका, वर्क का। बट दैट इज फिजिकल कॉनोटेशन ऑफ वर्क। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल कॉनोटेशन ऑफ वर्क। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल कॉनोटेशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। लाइक वर्क को यहां पर डिफाइन किया गया है सोशियोलॉजिकली, दैट इज कैरिंग आउट ए टास्क। कोई भी टास्क आप कैरी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल या मेंटल इफर्ट क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, और जिसकी वजह से कुछ गुड्स या सर्विसेज क्या हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं फॉर ह्यूमन नीड। सो कैरिंग आउट एनी टास्क दैट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल और मेंटल इफर्ट लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्व ह्यूमन नीड्स, दैट इज नोन एज वर्क। सो वर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ टास्क कर रहे हैं, जिसमें आपका मेंटल और फिजिकल लेबर स्पेंड हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं जो ह्यूमन नीड्स को सर्व करेंगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्क। इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, वर्क बोला जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए अगर इस वर्क के लिए ये जो आप टास्क कर रहे हैं, फिजिकल या मेंटल इफर्ट को स्पेंड कर रहे हैं, इसके लिए अगर आपको पे किया जा रहा है, इसके लिए अगर आपको कुछ रिम्यूनरेशन मिल रहा है, सो दैट वर्क इज योर प्रोफेशन। ये आपका क्या हो गया, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन हो गया, क्योंकि इस वर्क के लिए आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आपको पेमेंट मिल रहा है। लाइक इंजीनियर्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, अदर प्रोफेशनल्स आर देयर इंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशन। वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वाइल स्पेंडिंग देयर फिजिकल और मेंटल लेबर इन प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए उन्हें कुछ पेमेंट मिल रहा है, कुछ रिम्यूनरेशन मिल रहा है। दैट इज नोन एज पेड वर्क, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप अनपेड वर्क कर रहे हैं, आप वॉलंटरी कोई काम कर रहे हैं, अपनी चॉइस से आप कुछ वॉलंटियर कर रहे हैं, इसके बदले में आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा काम भी हो सकता है। और कई बार फोर्सफुली आपसे काम कराया जाता है और कोई पेमेंट आपको नहीं दिया जाता है, इसको बॉन्डेड लेबर बोला जाता है। यहाँ पर काम कराया जा रहा है आपसे बट कोई पेमेंट नहीं की जा रही है, सो दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ बॉन्डेड लेबर डियर फ्रेंड। सो वर्क कैन बी पेड, वर्क कैन बी अनपेड ऑल्सो। दिस थिंग यू पीपल माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए प्री मॉडर्न सोसाइटीज में वर्क का ऑर्गेनाइजेशन कैसे था और मॉडर्न सोसाइटीज में वर्क का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। प्री मॉडर्न सोसाइटीज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डियर फ्रेंड, predominantly these societies were agricultural societies. कैसी सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी। पीपल यूज टू वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड, लोग काम करते थे कहाँ पर, एग्रीकल्चरल फील्ड में। जनरली इन एग्रीकल्चरल फील्ड में जो जेंडर कंपोजिशन था वो इस तरीके से था दैट मेन दे यूज टू वर्क इन दीज एग्रीकल्चरल फील्ड, वेमेन दे यूज टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक वर्क।
और यहाँ पर देखिए एक तरह का इनफॉर्मलाइजेशन था, मतलब इस तरह के काम को करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइजेशन की, कोई स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत नहीं होती थी। सभी लोग एक ही जगह पर, एक ही खेत में, गांव के सभी लोग जो पुरुष हुआ करते थे या समटाइम विमेन ऑल्सो, दे यूज टू वर्क। सो इट वॉज कैरेक्टराइज बाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इनफॉर्मलाइजेशन, लेस स्पेशलाइजेशन एंड लो डिवीजन ऑफ लेबर होता था। लो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग या पर्टिकुलर जेंडर के लोग एक ही तरीके का काम करते थे इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज डियर फ्रेंड। हालांकि आज की डेट में जब आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्क जिस तरीके से ऑर्गेनाइज है दैट इज रिमार्केबली डिफरेंट डियर फ्रेंड। अब जो वर्क होता है वो फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों, इंडस्ट्रीज में होता है, और यहाँ पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क आपको मिलेगा। लोग एक टाइम पर आते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, एक टाइम पर काम को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं दोस्तों। जब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आप करते थे उसी का एक शेयर आपको रिम्यूनरेशन के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में दे दिया जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं सैलरी उस फॉर्म में नहीं मिलेगी, आपको कुछ रिम्यूनरेशन पहले से डिसाइड होगा, वो मिलेगा। हाई डिवीजन ऑफ लेबर है, लोगों को उनकी स्किल के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से टास्क एलोकेट किए जाते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क हो रहा है। एज सोसाइटीज आर चेंजिंग, द वे द वर्क प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज, ये भी बदल रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क भी हो रहा है दोस्तों। आज की डेट में अगर आप देखें तो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इस तरह की शिफ्ट होती है। अलग अलग लोकेशन पर लोग काम करते हैं एक ही टास्क है। कुछ लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, कुछ लोग साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं, कुछ लोग यूएस में बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की बात हो रही है, ठीक है। कंपनीज क्या कर रहे हैं, जो कोर फंक्शन है, जो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, जो कोर फंक्शन नहीं है उसको आउटसोर्स कर दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए जो वर्क प्रोसेस है उसमें लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आप देखें तो जो टोटल प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर चल रहा है। कहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं पर आपका जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो यूनिट है, कॉल सेंटर्स आपके कहीं और हैं, रॉ मटेरियल आप कहीं और से ले रहे हैं। तो एक लार्ज स्केल इंटरडिपेंडेंस पूरे वर्क प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज हाउ इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन द वर्क प्रोसेस इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। जो वर्क प्रोसेस है मॉडर्न फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो वर्क का जो प्रोसेस है उसमें काफी सारा आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है डियर फ्रेंड, ठीक है। यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए पहले क्या होता था, एक फैक्ट्री में एक जगह पर क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, बट अब फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है। वर्क को आप कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, एक ही जगह पर सारी चीजें नहीं हो रही हैं। कहीं पर कुछ आइटम्स, कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, सारा पार्ट आप अलग अलग जगहों से लाकर कहीं जगह पर असेंबल कर रहे हैं दोस्तों। तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। नाउ वर्क इज गेटिंग डिसेंट्रलाइज, नाउ इट इज नॉट सेंट्रलाइज डियर फ्रेंड। और बोले कि देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि देखिए जो ये एक कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में, कि एक ही जगह पर एक ही टाइम पर लोग अपनी शिफ्ट स्टार्ट करेंगे, एक टाइम पर एंड करेंगे। देखिए ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब एक इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर चल रहा है, क्या चल रहा है, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर चल रहा है। यहां पर देखिए फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस आ रहा है। और यहां पर देखिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एज पर मार्केट, कोई रिजिड प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चल रहा है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज जब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रह रहे हैं तो देखिए वर्क का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। आई होप ये बात भी आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगले जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ पावर, या आप इसको और सिंपल करके बोल सकते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी।
जहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है। और देखिए, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में दोस्तों, तो जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल फोकस है, वो इस बात पर है कि सोसाइटी में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि चाहे आप एंशिएंट टाइम देखें, चाहे आप मिडिवल टाइम देखें, चाहे आप मॉडर्न टाइम देखें, या आज का दौर जिसको हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड बोल रहे हैं, एक बात हमेशा से रही है कि कुछ लोग रूल कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो रूल्ड हो रहे हैं। पहले राजा होते थे, सुल्तान होते थे, देन डेमोक्रेसी आई, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट ये चीज क्लियर है दोस्तों कि पावर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर इज इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल एंड दीज फ्यू पीपल दे आर गवर्निंग मासेस। कैसे ऐसा होता है, हाउ दीज फ्यू पीपल दे कम टू द पावर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर पावर, इन सारी बातों को हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो मेजर कंसर्न है वो इस बात से है कि सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दोस्तों। और यहां पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दिया जा रहा है पावर और अथॉरिटी के बीच में। पावर सिंपली मीन्स एक कोअर्सिव पावर, जिसमें आप लोगों पर कोर्स करके उनसे अपनी विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि पावर एक स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसका यूज करके आप किसी से वो काम करा सकते हैं जो अदरवाइज उसने न किया होता। सो पावर इज अ रिसोर्स यूजिंग विच यू कैन गेट समवन टू डू दोज काइंड ऑफ द एक्ट दैट अदरवाइज दे वुड हैव नॉट डन। सो दैट इज अ पावर। बट ये पावर दो तरीके से होती है, लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट। जो इलिजिटिमेट पावर होती है दोस्तों, वो केवल डर पर, फोर्स पर या कोर्शन पर डिपेंड होती है। किसी को डरा कर, धमका कर आपने उससे कुछ काम करा लिया, यहां पर भी आपने पावर का यूज किया। बट ये लेजिटिमेट पावर नहीं है, ये इलिजिटिमेट पावर है जो केवल फोर्स पर डिपेंड होती है, थ्रेट पर डिपेंडेंट होती है। बट एक ऐसी पावर जिसको जस्ट माना जाए, फेयर माना जाए, रीजनेबल माना जाए, उनके द्वारा जिन पर ये पावर एक्सरसाइज हो रही है, लाइक प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, या हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी जो पावर है, या एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर है, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो पावर है, ये लेजिटिमेट पावर है। क्योंकि ये जो पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिन पर एक्सरसाइज हो रही है, उन्हें लग रहा है कि ये जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है, इट इज जस्ट, फेयर एंड लेजिटिमेट। सो पावर एज ए रिसोर्स, इट कैन बी लेजिटिमेट, इट कैन बी इलिजिटिमेट। जो इलिजिटिमेट पावर है वो केवल फोर्स और कोर्शन पर डिपेंड करेगी, बट जो लेजिटिमेट पावर है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होगी। और ऐसी ही लेजिटिमेट पावर को क्या बोला जा रहा है, अथॉरिटी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, पावर दैट इज लेजिटिमेट, जस्ट, फेयर, रीजनेबल, सोशली सैंक्शनड, लीगली सैंक्शनड, सच पावर इज अथॉरिटी डियर फ्रेंड। Otherwise, simply power means ability of an individual or group to realize their wish despite opposition from others. आप अपनी विश को, अपनी विल को रियलाइज कर पा रहे हैं डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम अदर, इट मीन्स यू आर पावरफुल। सो पावर रिफर्स टू एबिलिटी और चांस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू रियलाइज देयर विश डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम अदर्स। अदर्स ऐसा नहीं करना चाहते थे, बट पावर का यूज करके आपने उनसे वो चीजें करा ली, अपनी विश को रियलाइज करा लिया, इट मीन्स यू आर पावरफुल। बट देखिए, नो पर्सन इज पावरफुल इन आइसोलेशन। आप हमेशा पावरफुल हैं इन रिलेशन टू समवन। सो हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता हो कि यूएस इज मोर पावरफुल देन इंडिया, इंडिया इज मोर पावरफुल देन नेपाल, भूटान, अदर कंट्रीज। तो आप हमेशा पावरफुल हैं in relation to someone. You are not powerful in isolation. You are always powerful in relation to someone, dear friend. पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि पावर एक ऐसा एस्पेक्ट है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल रिलेशनशिप. सो व्हेन पेरेंट्स दे आस्क चिल्ड्रन टू डू समथिंग, in that relationship also there is a power. When class teacher asks students to complete homework, there is also some power dimension. When in office your boss asks you to complete this task in a prescribed time limit, वहाँ पर भी power dimension है.
तो पावर इंटर्स इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप, starting from parents giving some task to the children, teachers giving some task to the students, or in office your superior giving some task to their subordinate. In every relationship some power is present, dear friend. अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये जो अथॉरिटी है जिसके थ्रू वो जो पावर है हमें जस्ट, फेयर और रीजनेबल लगती है, इसके लिए बहुत सारी आइडियोलॉजीज का यूज किया जाता है. आइडियोलॉजीज मतलब एक सेट ऑफ आइडियाज, और इन सेट ऑफ आइडियाज के थ्रू वो जो पावर होती है वो हमें जस्ट, फेयर और लेजिटिमेट लगती है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो ऑफिसेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का, इनकी जो पावर है दोस्तों वो हमें जस्ट, फेयर और लेजिटिमेट लगती है. तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं जो पावर को लेजिटिमाइज करती हैं. ठीक है, जैसे भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, एक आइडियोलॉजी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं इनकी पावर जस्ट और फेयर लगती है. दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए अलग अलग सोसाइटीज में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहा है ये अलग अलग रहा है दोस्तों. तो पहले के टाइम पर इस तरह का स्टेट सिस्टम नहीं होता था दोस्तों, स्टेटलेस सोसाइटीज होती थी, और इन स्टेटलेस सोसाइटीज में कुछ किनशिप ग्रुप होते थे, कुछ लोग होते थे जिनके पास पावर होती थी, कुछ किन ग्रुप्स होते थे उनके पास पावर होती थी, और ये जो किन ग्रुप्स होते थे ये मैरिज अलायंसेस के थ्रू अपनी पावर को और कंसोलिडेट करते थे दोस्तों. दैट वाज देयर इन ट्रेडिशनल और स्टेटलेस सोसाइटीज. पर आज हम एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम में रहते हैं, और इस स्टेट सिस्टम में क्या है, एक एपरेटस है आपके पास गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं दोस्तों. लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं इनके पास अपनी अपनी क्या है, पावर है. तो मॉडर्न स्टेट सिस्टम में दोस्तों क्या है, आपके पास एक फिक्स स्ट्रक्चर है. इस फिक्स स्ट्रक्चर में आप देखते हैं आपके पास लेजिस्लेचर है, आपके पास जुडिशरी है, आपके पास एग्जीक्यूटिव है. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए ये जो मॉडर्न स्टेट्स हैं ये है क्या, जैसे इंडिया एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है, यूएस एक स्टेट है. तो पूरा जो वर्ल्ड है दोस्तों आज की डेट में ये अलग अलग स्टेट में क्या है, डिवाइडेड है. हर स्टेट की अपनी टेरिटरी है, हर स्टेट का अपना बॉर्डर है. तो मॉडर्न स्टेट इज एन एंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 एट्रीब्यूट. ये जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है जिसमें जो पूरा वर्ल्ड है अलग अलग राज्यों में या स्टेट में डिवाइडेड है, ये स्टेट क्या है, स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 एट्रीब्यूट. हर स्टेट की अपनी टेरिटरी है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. इंडिया की भी एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, वो स्टेट की पॉपुलेशन है, पीपल है. और ये जो पीपल है दोस्तों, ठीक है, ये जो स्टेट है, ठीक है, ये जो स्टेट है ये अपने लोगों पर एक पावर एक्सरसाइज कर रहा है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किए हुए एज ए सुपीरियर और इंफीरियर. तो हर स्टेट सॉवरेन है, अपने लोगों पर पावर एक्सरसाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट है. और इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट बोला जा रहा है. सो टेरिटोरियलिटी, पीपल, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट, दीज आर द 4 की एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट, मॉडर्न स्टेट. अगर ये चीजें आपके पास हैं मतलब आप स्टेट हैं दोस्तों. तो सॉवरेनिटी ओवर पीपल, सॉवरेनिटी ओवर टेरिटरी, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट. सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम टू टेक एनी डिसीजन. किसी और से इन्हें पूछने की जरूरत नहीं है इनके लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है. इस तरह के डिसीजन स्टेट ले सकते हैं. तो हर स्टेट की एक टेरिटरी है, हर स्टेट की अपनी पॉपुलेशन है, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, और हर स्टेट क्या है, सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट और सुप्रीम है डिसीजन मेकिंग में. ये सारे एट्रीब्यूट हैं किसके, स्टेट के. तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि देखिए स्टेट की जो सॉवरेनिटी है किस पर है, टेरिटरी पर है, और किस पर है, पीपल पर है, कि आप अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है. और हर स्टेट के पास एक एपरेटस है नोन एज गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑफ स्टेट. स्टेट की एक्सरसाइज को, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास जो एपरेटस है दैट इज गवर्नमेंट, एक लीगल सिस्टम के थ्रू. ठीक है, आप इस पावर को
यूज कर सकते हैं। आपके पास लॉ है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास मिलिट्री पावर भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। हाँ, तो इसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से अपनी सॉवरेनिटी को लोगों पर क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। टेरिटरी पर अपनी सॉवरेनिटी को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। तो ये आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट, दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। और हर स्टेट के पास एक apparatus है गवर्नमेंट, जिसकी मदद से स्टेट अपनी अथॉरिटी को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। दोस्तों, अब इसमें एक बात कही जा रही है मॉडर्न स्टेट सिस्टम के बारे में। देखिए, स्टेट पहले भी रहे हुए हैं, बट उन स्टेट्स में जो इंडिविजुअल का स्टेटस होता था वो एक सब्जेक्ट की तरह से होता था, प्रजा की तरह से होता था, राजा और प्रजा। बट मॉडर्न स्टेट सिस्टम में भी देखिए क्या है, टेरिटोरियलिटी है, सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट है। बट यहां पे जो लोग हैं वो खुद को सिटीजन की तरह से एक्सेप्ट करते हैं। क्या बोलते हैं कि हम सब्जेक्ट नहीं है, हम सिटीजन है, क्योंकि हमारे पास कुछ राइट्स हैं। हमारे पास क्या है, कुछ राइट्स हैं। तो पहले के जो स्टेट्स होते थे उसमें किंग की जो पावर होती थी, सुप्रीम होती थी। किंग ने कह दिया मतलब ये लॉ है, किंग यूज टू बी लॉ। बट आज के जो मॉडर्न स्टेट है दोस्तों, यहाँ पर लॉ ही किंग है, और लॉ के थ्रू लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। तो जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल का जो स्टेटस है, वो सब्जेक्ट से ट्रांसफॉर्म हो गया है किसमें, सिटीजन में दोस्तों। और ये जो सिटीजन्स हैं, दे हैव नंबर ऑफ राइट्स। सो इन मॉडर्न स्टेट टेरिटोरियलिटी इज देयर, in modern state sovereignty is there, plus citizenship rights are also there, and a sense of nationalism is also there। ठीक है, क्या है सेंस ऑफ नेशनलिज्म? ये दोस्तों, ये राइट तरह तरह के हो सकते हैं। सिविल राइट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हो सकते हैं। सिविल राइट्स का मतलब है आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों। पॉलिटिकल राइट्स में आपके पास राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है। सोशियो इकोनॉमिक राइट का मतलब ये है कि सोसाइटी के कुछ लोग जो वीकर सेक्शन हैं, हैंडीकैप्ड हैं, डिजीज हैं, उनके लिए राज्य कुछ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर राइट्स लाएगा। दीज आर द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। तो इस तरह से जो सिटीजन्स हैं उनके बहुत सारे क्या हैं, राइट्स हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर एक बात की जा रही है नेशनलिज्म की। ठीक है, अब नेशनलिज्म क्या है दोस्तों? बोले कि देखिए, नेशनलिज्म इज वन सच आइडियोलॉजिकल बिलीफ that has contributed towards emergence of modern nation state। नेशनलिज्म क्या है? एक सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल बिलोंगिंगनेस है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ यूनिटी दैट वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी। और ये जो नेशनलिज्म होता है दोस्तों, ये बहुत सारी वजहों से, बहुत सारी रीजंस की वजह से इमर्ज होता है। कई बार शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से, कई बार शेयर्ड कल्चर की वजह से, कॉमन लैंग्वेज की वजह से, कॉमन रिलीजन की वजह से, कॉमन जियोग्राफिकल आइडेंटिटी की वजह से। ये सेंस ऑफ एक नेशनलिज्म लोगों में आता है कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम इस एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि हम ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन एक है, इसलिए हम सब क्या हैं, एक हैं। और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, मॉडर्न स्टेट। डियर फ्रेंड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक नया प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। पहले जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो इस बात पे था कि हर स्टेट की अपनी बाउंड्री है, आप उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, आप दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। बट ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में क्या हो रहा है, बॉर्डरलेस इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉर्डरलेस इंटरेक्शन हो रहा है। ये जो स्टेट के बॉर्डर्स हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है दोस्तों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लोग इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। यूएस में क्या हो रहा है, इंडिया में रहकर आपको पता चल रहा है। ईरान में क्या हो रहा है, इंडिया में रहकर आपको पता चल रहा है। यूएस में विमेन को लेकर कुछ इश्यूज रेस किए जा रहे हैं, इंडियन वुमेन भी इस बात को समझ पा रही हैं कि किस इशू को रेस किया जा रहा है। यूएस में चिल्ड्रन को लेकर कुछ अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में जो चिल्ड्रन है वो भी इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अब जब ग्लोबलाइजेशन का इस दौर में धीरे धीरे जो नेशनल बाउंड्रीज हैं या जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं, इनकी रिलेवेंस कम हो रही है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये डाइल्यूट होगी, या जो स्टेट और उसके जो बॉर्डर्स हैं ये इमैटेरियल हो जाएंगे। तो बोले कि देखिए, अब चूंकि रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है ग्लोबल मार्केट का, बॉर्डरलेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो कहने को तो देखिए क्या होना चाहिए कि नेशनलिस्टिक जो फीलिंग्स हैं वो डाइल्यूट होनी चाहिए। बट अगेन, रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग इज
टेकिंग प्लेस, लोग फिर से अपनी नेशनल आइडेंटिटीज़ को लेकर, नेशनल सेंटिमेंट्स को लेकर फिर से क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ऑन वन साइड नेशन स्टेट एंड देयर बॉर्डर्स, they are losing their relevance. On the other side, nationalism is again reviving itself और एक नेशनल रिसर्जेंस हो रहा है दोस्तों. अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, दैट इज रिलीजन. जिस तरह से हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की, जिस तरह से हमने वर्क के बारे में बात की, जिस तरह से हमने मैरिज के बारे में बात की, रिलीजन भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों दैट यू मे फाइंड इन ऑल सोसाइटीज़. और रिलीजन एक ऐसा एस्पेक्ट रहा है जिसने सोशोलॉजिस्ट को हमेशा फैसिनेट किया है कि व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज गॉड, हाउ वी आर कनेक्टेड विथ रिलीजन और गॉड. इसको लेकर देखिए अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपनी एक्सप्लेनेशन दी है और हर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि हाउ रिलीजन फंक्शन इन एन इंस्टीट्यूशनलाइज मैनर. बट अगर आप बात करें रिलीजन की तो रिलीजन एक कल्चरल यूनिवर्सल है. इन ऑल सोसाइटीज यू विल फाइंड सम और अदर फॉर्म ऑफ रिलीजन इज देयर. हालांकि इसके जो फॉर्म्स हैं ये कल्चर टू कल्चर क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. बट कुछ स्कॉलर का कहना है कि देखिए हर रिलीजन में कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होंगे. लाइक ये इस्लाम का सिंबल है दोस्तों, ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, हिंदुइज्म में इस तरह का सिंबल हम यूज कर सकते हैं, सिखिज्म का इस तरह का सिंबल लोग यूज करते हैं. So every religion consists of a set of symbols. Then every religion you will find some rituals or ceremonies they take place, and in every religion you will find a community of believer जो इन religious ideas में believe करते हैं, या एक ऐसा place जहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं, place of congregation. It can be church, it can be mosque, it can be temple. So in every religion you may find set of symbols, rituals, ceremonies and a community of बिलीवर्स डियर फ्रेंड. अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि सिंपल वर्ड्स में इफ समवन आस्क यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिलीजन, तो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, फ्रेंच स्कॉलर एमिल डर्कीम. डर्कीम का कहना है दैट रिलीजन इज अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स, थिंग्स दैट आर कंसीडर्ड एज पायस, थिंग्स टूवर्ड्स विच वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट्स ऑफ रेवरेंस, थिंग्स दैट आर अप्रोच इन ए पर्टिकुलर मैनर. और देखिए ये जो सैक्रेड है इट कैन बी एनीथिंग. हाँ, हिंदूज के लिए हो सकता है गंगा जल सैक्रेड हो, मुस्लिम्स के लिए हो सकता है कोई और चीज़ सैक्रेड हो, क्रिश्चियंस के लिए हो सकता है कोई और चीज़ सैक्रेड हो. तो रिलीजन इज एक्चुअली ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज सैक्रेड, सोसाइटी डिसाइड्स दैट दिस इज सैक्रेड. सो डर्कीम ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए जब हम रिलीजन को बिलीव करते हैं तो रिलीजन इज एक्चुअली समथिंग दैट डिवाइड आवर सोशल वर्ल्ड इनटू टू मेजर कंपार्टमेंट. वन इज सैक्रेड एंड सेकेंड इज प्रोफेन. सैक्रेड मीन्स दोज थिंग्स दैट हैव रेस्पेक्ट, सैक्रेड मीन्स दोज थिंग्स दैट वी कंसीडर एज पायस, प्योर. रिलीजन कंसीडर इटसेल्फ एज अ सैक्रेड थिंग्स, सैक्रेड रियाम. ठीक है, ये कहना है किसका, डर्कीम का. और क्या चीज सैक्रेड है, क्योंकि ये सोसाइटी डिसाइड करती है. तो डर्कीम बोल रहे हैं कि देखिए जब हम रिलीजन की वर्शिप कर रहे होते हैं एक्चुअली हम सोसाइटी की वर्शिप कर रहे होते हैं. लाइक हिंदुइज्म में लोग काऊ को सैक्रेड मानते हैं, किसी और रिलीजन में हो सकता है लोग काऊ को सैक्रेड न मानते हो. तो हिंदूज के लिए काऊ सैक्रेड है, किसी और कम्युनिटी के लिए कोई और एनिमल सैक्रेड हो सकता है. तो क्या सैक्रेड है, क्या सैक्रेड नहीं है, ये हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है. तो इसलिए जब हम रिलीजन में बिलीव कर रहे होते हैं तो हम सोसाइटी में बिलीव कर रहे होते हैं. ऐसा कहना है किसका, एमिल डर्कीम का. उसी तरह से एक बहुत ही फेमस जर्मन स्कॉलर है दोस्तों, मैक्स वेबर. ये रिलीजन और अदर इंस्टीट्यूशंस के बीच में रिलेशनशिप को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. और एक फेमस इनका वर्क है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं हमारे इकोनॉमिक डोमेन को, हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. तो रिलीजन और अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो इनके बीच में क्लोज रिलेशन है. और वेबर ने अपनी इस बुक में प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बताया कि क्रिश्चियनिटी का ये जो सेक्ट है कैल्विनिज्म, इट हैज़
exerted extreme influence. कैल्विनिज्म का एक इन्फ्लुएंस रहा है इन राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म. सो यूरोप में जो मॉडर्न कैपिटलिज्म की ग्रोथ हुई है, जो उसका एक्सपेंशन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसका? कैल्विनिस्ट इथॉस का. इन्होंने बात की कैल्विनिज्म में जो आइडिया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, कैसे उसकी वजह से हार्ड वर्क, ठीक है, आया है यूरोप के लोगों में और ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म हुआ है दोस्तों. लास्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, दैट इज एजुकेशन. और देखिए एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसके थ्रू हमारा सोशलाइजेशन होता है. और ये जो एजुकेशन है दोस्तों, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है. हालांकि इस एनसीईआरटी बुक में लार्जली फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की गई है. तो एजुकेशन देखिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये जो एजुकेशन है ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसका? सोशलाइजेशन का. सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, व्हाट वी शुड डू व्हाट वी शुड नॉट डू, दैट वी गेट एक्सपोज टू थ्रू दिस मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन. सिंपल सोसाइटीज़ में दोस्तों जो एजुकेशन होती थी वो इनफॉर्मल तरीके से होती थी, कोई करिकुलम वगैरह नहीं होता था दोस्तों, और कुछ पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ आपको सिखाई जाती थी. आपके समाज की, आपकी सोसाइटी की, आपकी कम्युनिटी की वैल्यूज़ को आप लर्न करते थे सिंपल सोसाइटीज़ में जो एजुकेशन होती थी. कुछ ही लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती थी. जनरली मेन दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन, बट मॉडर्न सोसाइटी में जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन है दोस्तों, ये सभी के लिए अवेलेबल है. और यहाँ पर जो आपको वैल्यूज सिखाई जाती हैं वो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज होती हैं दोस्तों, ठीक है. सक्सेस, अचीवमेंट, लिबर्टी, फ्रीडम, इस तरह की वैल्यूज आप सीखते हैं मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू जो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज हैं. अब यहाँ पर देखिए एक बात बता रहे हैं एमिल डर्कीम साहब, ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि देखिए किसी भी सोसाइटी को अगर सर्वाइव करना है, सोसाइटी में लाइकनेस भी है और डिफरेंसेस भी है, बट कुछ मिनिमम कंसेंसस होना चाहिए सोसाइटी में. और उस मिनिमम कंसेंसस को, उस मिनिमम होमोजिनिटी को एक्वायर करने के लिए जो सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज मस्ट. तो इनका कहना है कि एजुकेशन वो एजेंसी है जिसके थ्रू हम एक कॉमन कंसेंसस डेवलप करते हैं, एक होमोजिनिटी लाते हैं सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ बेसिक आइडियाज, सेंटिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एजुकेशन को लेकर देखो दो तरह के व्यू पॉइंट हैं. एक व्यू पॉइंट है फंक्शनलिस्ट स्कॉलर का, एक व्यू पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स का. फंक्शनलिस्ट स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करिए. इनका कहना है कि देखिए एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी प्रैक्टिसेस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. इसलिए एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है दोस्तों. ये बोले कि एजुकेशन वो एजेंसी है जिसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं टैलेंट को और एलोकेट करते हैं इंडिविजुअल को फॉर देयर फ्यूचर रोल. कुछ रोल्स ऐसे हैं जो काफ़ी क्रूशियल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू वो रोल्स उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है. यही वो लोग होते हैं जो क्रिटिकल और क्रूशियल रोल्स को लेते हैं. तो ये एक यूटिलिटी है किसकी, एजुकेशन सिस्टम की. वही दूसरी तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट है बुर्जुआजी का जिसके थ्रू आप सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन है इसे मेंटेन रखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा. एजुकेशन सिस्टम में जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उन्हें कम रिवॉर्ड मिलेगा, कम रिकॉग्निशन मिलेगा. तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप एजुकेशनल लैडर में ऊपर जाते हैं, एजुकेशन कॉस्टली होती जाती है, एजुकेशन और अब्स्ट्रैक्ट होती जाती है. और कई बार जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये जो पुअर फैमिलीज के जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें फिल्टर आउट कर देता है. आपने पढ़ना स्टार्ट किया प्राइमरी स्कूल में, आपके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो लोअर इनकम ग्रुप के भी थे, बट बाय द टाइम यू कंप्लीटेड योर पीएचडी यू फाउंड दैट इन योर पीएचडी there is no one from the lower strata. Why? Because they cannot afford 15, 16, 17 years of education. And as you move up in educational hierarchy, the content of education become more abstract. It requires more linguistic skill. जो कई बार जो पुअर फैमिलीज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास नहीं होती हैं, उनके पास वो कल्चरल कैपिटल नहीं होती हैं, उनके पास वो प्रीशियस टाइम नहीं होता कि एजुकेशन सिस्टम में वो सेक्रीफाइस कर सकें. जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं,
वो अपने बच्चों को काफ़ी टाइम तक पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम होता है पुअर फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें फिल्टर आउट कर देता है। और देखिए जो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, उनका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एजुकेशनल हायरकी में। सो आप पाएंगे कि जो हायर एजुकेशन होती है जनरली डियर फ्रेंड, उसमें उन लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है जो हायर इनकम ग्रुप से आते हैं। जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो हायर एजुकेशन तक उनकी एक्सेस नहीं हो पाती। सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम highlighted by conflict scholar. So with this we have completed chapter 3 of this book, that is introducing sociology. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा दोस्तों। आई होप कि ये क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। और देखिए आप में से वो लोग जो 2026 या 2027 का एग्जाम देना चाहते हैं यूपीएससी का विद सोशोलॉजी ऑप्शनल, वी एट एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 20th of December डियर फ्रेंड, जहाँ पर एक ही कोर्स में हम आपके सारे सिलेबस को कवर करेंगे along with टेस्ट सीरीज, इवेल्युएशन, आंसर राइटिंग सेशन एंड इंडिविजुअल 1-to-1 mentorship डियर फ्रेंड। इफ यू वांट टू हैव एनी इंक्वायरी अबाउट दिस कोर्स, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।